सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर संगीत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप घर पे बड़े ही अच्छे ढंग से जो भी काम आपको करवाया जा रहा है उनको अच्छे तरीके से नोट कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न संगीतकारों के जीवनियों के बारे में जाना। आज फिर एक बार उसी कड़ी के अंदर हम करने जा रहे हैं कुछ संगीतकारों की जीवनियाँ। एक बात और बताना चाहूँगा कि आने वाली कक्षाओं में अगले हफ्ते के अंदर आपको संगीत से जुड़े कुछ असाइनमेंट्स बनाने के लिए दिए जाएंगे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी हर कक्षा को ध्यानपूर्वक अटेंड करे ताकि वो आराम से असाइनमेंट्स को तैयार कर सके। इन्हीं असाइनमेंट्स के आधार पर आपके असेसमेंट के नंबर लगेंगे। तो आइए बात करते हैं अगली जीवनी की। तो चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। तो सबसे पहले जीवनी को प्रारंभ करने से पहले इनका संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब की तस्वीर और उनके परिचय के बारे में लिखा है। इनका पूरा नाम है बड़े गुलाम अली खां। जन्म तारीख है 2 अप्रैल 1902। जन्मभूमि है केसुर गांव, लाहौर, पाकिस्तान। मृत्यु हुई इनकी 25 अप्रैल 1968 में। मृत्यु स्थान जहां पर इनकी मृत्यु हुई वह हिंदुस्तान में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। अभिभावक अर्थात इनके पिता का नाम था अली बख्श खां। कर्मभूमि जहाँ पर इन्होंने काम किया वह रही है भारत। कर्म क्षेत्र अर्थात जो इन्होंने काम किया वह क्षेत्र रहा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन या हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ये रहे। विषय रहा है संगीत। पुरस्कार जो इनको मिले हैं वह मिले हैं पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इत्यादि। नागरिकता इनकी रही है भारतीय। अन्य जानकारी जो है इनके लिए वो हैं दिल को छू जाने वाली आवाज़ के मालिक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने नवेली शैली के जरिए ठुमरी को नए आब और ताब दिए। अर्थात नवेली शैली का शैली है जिसके अंदर संगीत गायन में ठुमरी गाने वाले केवल उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ही रहे। उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई है। तो आइए विस्तार पूर्वक इनके जीवन के विषय में जानते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का जन्म पिता अली बख्श खां के घर 2 अप्रैल 1902 को कसूर, पाकिस्तान में हुआ। इनके जो पिता हैं उस समय के जाने माने सारंगी बजाने वाले अर्थात सारंगी वादक और गायक थे। इन्होंने संगीत की सबसे पहली जो शिक्षा थी वह अपने चाचा अर्थात अपने काका काले खां से ली, जो बहुत ही अच्छे गायक और कंपोजर थे। अर्थात संगीत गाते भी थे और संगीत को बनाते भी थे। जैसे कि गायन कंपोज किया जाता है, गाना कंपोज किया जाता है, लिरिक्स बनाई जाती हैं। एक तो लिरिक्स हो गया जो लिखा जाता है, एक फिर उसको लय में ढालना किसी गायन को, उसको हम कंपोज करना बोलते हैं। तो वो बहुत अच्छे कंपोजर थे। कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई और
फिर से बड़े गुलाम अली खां अपने पिताजी से शिक्षा लेने लगे। इन्होंने अपने पिताजी से सारंगी भी सीखी। सारंगी से इनको अच्छी आमदन होने लगी और घर का खर्च जो था, घर का जो छोटा मोटा खर्च था, वो बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा। सारंगी के साथ साथ इन्होंने अपने गायन से पंजाब के लोगों को बहुत ही प्रभावित कर दिया। कुछ समय बाद अपने पिताजी के साथ उस्ताद सिंधी खां से गायन सीखने के लिए मुंबई चले गए। थोड़ी देर अर्थात कुछ समय के बाद वापस लाहौर आ गए। तब इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली। उस समय तक ये बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही जीवनी जो है, जो लिखी है, उसी का विस्तार पूर्वक मैं वर्णन आपको कर रहा हूं। लेकिन पहली प्रसिद्धि इनको 1940 में कोलकाता के संगीत सम्मेलन में प्राप्त हुई। 1943 में गया जी के संगीत सम्मेलन में गए। गया जी एक स्थान का नाम है। 1944 में मुंबई के संगीत सम्मेलन में, 1944 में ही बिहार और बंगाल के संगीत सम्मेलनों में इनको बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत ही प्रशंसा मिली। सन 1945 में महात्मा गांधी जी ने इनको एक प्रशंसा पत्र दिया। प्रशंसा पत्र का अभिप्राय है कोई भी प्रशंसनीय काम जिसकी सराहना की जाए, जिसको अवॉर्डेड कोई काम किया जाए, तो उसके लिए प्रशंसा पत्र मिलता है सरकार की तरफ से, कोई संस्था की तरफ से। आज भी अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं तो उसको अवार्ड मिलता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है। तो प्रशंसा पत्र से अभिप्राय वही तारीफ है। 1946 में आकाशवाणी से इनके प्रोग्राम प्रसारित होने लगे। ये प्रैक्टिस करने में बहुत ही जोर देते थे। ऐसा माना जाता है कि रोज 20 घंटे रियाज किया करते थे। ये कानून नाम का एक साज बजाते थे और अपना रियाज इसी के साथ करते थे। कानून नाम का साज जो होता है एक सितार की तरह का साज है। 1947 के विभाजन के बाद इन्होंने भारत छोड़कर कराची पाकिस्तान में जाकर के बस गए, परंतु कभी कभी संगीत सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारत आ जाया करते थे। किंतु पाकिस्तान में इनका मन नहीं लगा। भारत सरकार की विनती करने पर इनको मुंबई के नागरिक के रूप में नागरिकता मिल गई और पक्के तौर पे वे वहां पर रहने लगे। गायन में इन्होंने पंजाब का अंग ठुमरी से जोड़ दिया, अर्थात पंजाब गायन को इन्होंने ठुमरी के साथ जोड़ दिया। आए ना बालम और तिरछी नजरिया के बाण, इनकी ठुमरियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं, आज भी लोग सुनते हैं। आपके गाने का तरीका, अर्थात इनके गाने का जो तरीका था, बड़ा ही साधारण लयात्मक था। सन 1960 में इन्होंने फिल्म मुगले आजम में तानसेन के रोल में गा करके खूब वाहवाही लूटी। आप वो फिल्म देखेंगे तो उसमें जो तानसेन का रोल है वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ही किया है। 1960 के आसपास इनको पैरालाइज हो गया, अर्थात लकवा हो गया। जितना पैसा था सब खर्च हो गया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने इनको 5,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की। कुछ दिनों के बाद ठीक होकर के फिर से प्रोग्राम करने लगे। भारत में कहीं भी संगीत प्रोग्राम होता तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को जरूर निमंत्रण दिया जाता, बुलाया जाता। साथ ही इनके पुत्र मुनव्वर अली खान भी जाते और गायन में उनका साथ देते। और अब बात करते हैं खान साहब के स्वभाव की। खान साहब बहुत ही सरल और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। गायन के बिना वह रह नहीं सकते थे। पंजाबी अंग की ठुमरी में
तो लाजवाब प्रदर्शन करते थे। सुरों पर पूरा पूरा अधिकार था, जैसे चाहते थे वैसे अपनी आवाज़ को घुमा लेते थे। अर्थात जिस तरीके से भी कोई गायन करना हो, जैसा भी इनको गायन करना हो, उस गायन को बड़े ही आराम से, बड़े ही सरलता के साथ कर लेते थे। जब कोई मुश्किल स्वर समूह बड़ी आसानी के साथ गा लेते थे तो लोग इनकी गायकी को देख करके दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे, बड़े हैरान होते थे, शरीर से पहलवान की तरह लगते थे और एक नीचे से नैरो पजामा जो कम चौड़ाई का पजामा होता है, काली टोपी, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। और जैसा कि ऊपर भी बताया गया है, रियाज पर बहुत जोर दिया जाता था उस समय में। आज भी जो गाने वाले अच्छे गायक हैं बड़ा रियाज करते हैं। किसी कवि ने खूब कहा है कि अगर रियाज करोगे तभी राज करोगे। संगीत क्षेत्र में ये बात कही जाती है कि रियाज करोगे तो राज करोगे। अर्थात संगीत में बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए रियाज करना बहुत ही आवश्यक है। फिर 1962 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिला। 1962 में ही इनको पद्म भूषण से नवाजा गया, पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला। फिर लंबी बीमारी के बाद 25 अप्रैल 1968 को बशीरबाग पैलेस हैदराबाद में ये महान कलाकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब दुनिया को अलविदा कह गए। इनकी याद में इनके जो शागिर्द हैं, अर्थात जो शिष्य हैं, मालती गिलानी ने इनका संगीत जिंदा रखने के लिए बड़े गुलाम अली खां यादगार सभा बनाई है, जो हर साल ठुमरी फेस्टिवल और सबरंग उत्सव उच्च स्तर के प्रोग्राम करवाती है। इनकी जो भूमिका है संगीत के लिए, वह संगीत जगत में सूरज के समान हमेशा चमकती रहेगी। और संगीत क्षेत्र के जितने भी गायक, वादक और नृतक हैं, वे कभी भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के योगदान को भूल नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, आज हमने उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब की जीवनी पढ़ी, उसके बारे में जाना। तो सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि बच्चे काम को बड़े ध्यान से सुने और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको नोट भी करें, क्योंकि आगे जो असाइनमेंट्स आपको बनाने के लिए दी जाएंगी, ये जो वीडियोस हैं उन असाइनमेंट्स को बनाने के लिए आपकी बहुत ही सहायक रहेंगी। आज की इस कक्षा में केवल इतना ही। अगली बायोग्राफी के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।